सोचिए, क्या कोई संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब हो सकता है, या फिर वो एक देश की आत्मा का आईना भी हो सकता है? आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के इसी नैतिक दिल के बारे में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान की अंतरात्मा, कितना पावरफुल शब्द है ये। एक बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को यही कहा था। और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हम यहाँ सिर्फ कानून की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत के मूल आदर्शों और सपनों की। तो आखिर ये सिद्धांत हैं क्या? इन्हें सरकार के लिए एक तरह का नैतिक जीपीएस समझिए। इनका काम है देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जाना जहां समाज न्यायपूर्ण हो, निष्पक्ष हो और सब मिलकर आगे बढ़ें। ये वो मंजिल है जहां हमारे संविधान बनाने वाले भारत को पहुंचते देखना चाहते थे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारे संविधान निर्माताओं की एक टू डू लिस्ट है, एक ऐसी लिस्ट जो उन्होंने आने वाली सरकारों के लिए छोड़ी। इसमें वो सारे बड़े बड़े लक्ष्य लिखे हैं जिन्हें हासिल करने की कोशिश हर सरकार को करनी चाहिए, ताकि एक बेहतर, एक मजबूत भारत बन सके। लेकिन ये सिर्फ कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। इन सिद्धांतों को असल में 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, और हर कैटेगरी हमारे संस्थापकों के एक अलग विजन को दिखाती है कि भारत कैसा होना चाहिए। तो ये 3 विचार हैं, सोशलिस्ट, गांधीवादी और लिबरल इंटेलेक्चुअल। हर एक अपने आप में एक अलग नजरिया है कि एक आदर्श भारत कैसा हो। ये असल में उस समय के जो महान विचार थे उनका एक खूबसूरत संगम है। चलिए इनको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का जोर है आर्थिक गैप को कम करने पर, मतलब सबको समान काम के लिए समान वेतन मिले, एक फेयर सोसाइटी बने। फिर हैं गांधीवादी प्रिंसिपल्स जो पावर को जमीनी स्तर तक, मतलब गांव-गांव तक पहुंचाने की बात करते हैं, जैसे हमारी ग्राम पंचायतें। और आखिर में लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो मॉडर्न आइडियल्स की बात करते हैं, जैसे सभी के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इतने बड़े बड़े आदर्शों के बावजूद एक पैराडॉक्स है। वो ये कि सरकार को कोर्ट ले जाकर इन सिद्धांतों को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और ये पहेली खुद संविधान ने ही आर्टिकल 37 में बताई है। एक तरफ तो ये कहता है कि ये प्रिंसिपल्स शासन के लिए फंडामेंटल हैं, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन फिर अगली ही लाइन में कहता है कि इन्हें किसी भी अदालत में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। है ना थोड़ा अजीब, एक कानूनी पहेली जैसी। तो सवाल यही उठता है कि अगर ये इतने फंडामेंटल हैं, इतने ज़रूरी हैं, तो फिर कोई इन्हें कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं कर सकता? मतलब इनके पीछे कानूनी ताकत क्यों नहीं है? हमारे संविधान बनाने वालों ने ऐसा क्यों किया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़ी बहस में, व्यक्तिगत अधिकारों और पूरे समाज के लक्ष्यों के बीच की बहस। ये असल में संविधान के 2 सबसे ताकतवर हिस्सों के बीच की एक वैचारिक खींचतान है। एक तरफ है फंडामेंटल राइट्स और दूसरी तरफ है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स को एक ढाल की तरह समझिए। ये नागरिकों को सरकार की ताकत से बचाते हैं। ये ज्यादातर नेगेटिव हैं, मतलब ये सरकार से कहते हैं ये मत करो। वही दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक टारगेट की तरह है। वो सरकार को कहते हैं ये करो ताकि समाज का भला हो सके। कई दशकों तक हमारी अदालतें इसी टकराव से जूझती रहीं। शुरू में तो कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा ऊपर रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये समझ आया कि मामला इतना सीधा भी नहीं है। और फिर मिनर्वा मिल्स केस में एक शानदार सॉल्यूशन निकला। कोर्ट ने कहा कि ये दोनों एक साथ काम करने के लिए बने हैं। असल में इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल वेलफेयर के बीच का बैलेंस ही हमारे संविधान की नींव है। तो मतलब साफ है, ये बनाम वो का केस नहीं है। मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जहां किसी की व्यक्तिगत आज़ादी भी ना छिने और पूरे समाज का भला भी हो, दोनों साथ साथ चलें। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, अगर इन्हें कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते तो इनका फायदा क्या है? इनकी असली ताकत है इनके पीछे के आइडियाज में। चलिए देखते हैं कि कैसे इन सुझावों ने असल में आज के भारत को शेप दिया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं आर्टिकल 40 का। दशकों तक ये बस एक लक्ष्य था कि गांवों में पंचायतें होनी चाहिए,
फिर 1992 में 73rd अमेंडमेंट आया और इस एक प्रिंसिपल को एक जबरदस्त हकीकत में बदल दिया। पूरे देश में पंचायती राज सिस्टम की नींव रखी गई। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक आइडिया, एक प्रिंसिपल एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बन सकता है। और ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कभी सोचा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट कहाँ से आया, या फिर वो कानून जो हमारे जंगलों और पर्यावरण को बचाते हैं? इन सब की जड़ें इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हैं। असल में भारत के कई बड़े और जरूरी कानूनों की इंस्पिरेशन यहीं से आई है। महिलाओं के लिए समान वेतन से लेकर बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा तक और पर्यावरण की सुरक्षा, इन सभी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के बीज संविधान के पार्ट 4 में ही बोए गए थे। तो चलिए उस पैराडॉक्स पर वापस आते हैं। इनकी असली ताकत कोर्टरूम में नहीं, बल्कि हम सब देश के नागरिकों के हाथ में है। ये प्रिंसिपल्स हमें एक पैमाना देते हैं, एक यार्डस्टिक, जिससे हम सरकार के काम को माप सके। ये हमें ये सवाल पूछने का हक देते हैं कि क्या हमारी सरकार संविधान के इन वादों को पूरा कर रही है। ये हमारे लिए अपने नेताओं को अकाउंटेबल ठहराने का एक जरिया है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सिर्फ एक विश लिस्ट है या ये भारतीय राज्य की आत्मा है? सबूत तो साफ है, ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि एक बेहतर देश का वादा है। एक ऐसा वादा जिसे पूरा करने की चुनौती संविधान हम सबको देता है।